Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and an aptitude trainer. In this video I am going to discuss next important topic of aptitude, or you can say the first important topic of aptitude. I am going to discuss percentages. So परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करना है, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करना है, स्पीड मैथ्स टेक्निक ऑलरेडी मैंने अपलोड करा हुआ है वीडियो, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज एज अ थ्योरी की कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक कैट, जैट, जीआरई, जीमैट, सीयूईटी, आईपीएम एंड सो ऑन। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए रेलिवेंट है जो इन सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो परसेंटेजेस शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखिए, अगर हम बात करें परसेंट की तो परसेंट का मतलब क्या होता है, तो पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। सो व्हेन यू कैलकुलेट आउट ऑफ 100, ये सेंट का मतलब क्या होता है 100। सो व्हेनेवर यू कैलकुलेट आउट ऑफ 100 दैट मीन्स आप क्या निकाल रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं। सो परसेंट दैट मीन्स आउट ऑफ 100, राइट। अब ये निकालते क्यों है, निकालते हैं इसलिए बिकॉज ये कंपैरिजन का टूल है। सपोज मान लेते हैं दो फ्रेंड हैं ए और बी कोई दो दोस्त है। ए ने कोई एग्जाम दिया और ए ने 60 मार्क्स स्कोर किए और बी ने कोई एग्जाम दिया, बी ने 80 मार्क्स स्कोर किए। अब मेरा सवाल ये हुआ कि बताइए परफॉर्मेंस बेटर किसका है। तो परफॉर्मेंस ऑफ बेटर किसका है बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आउट ऑफ कितना है पता नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला ए ने कोई एग्जाम दिया उसके 60 मार्क्स आए और बी ने कोई एग्जाम दिया उसके 80 मार्क्स आए। परफॉर्मेंस बेटर किसका है, तो आउट ऑफ पता नहीं है। हो सकता है इसका पेपर 100 नंबर का होता और इसका पेपर 200 नंबर का होता, क्योंकि अगर ये नहीं दिया होता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते और बोलते डी का परफॉर्मेंस बेटर है। बट आउट ऑफ पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता लग गया कि परफॉर्मेंस तो ए का ही बेटर है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आपने 100 में से डिफाइन करा है और इससे होता क्या है, कॉमन स्केलिंग हो जाती है, कॉमन बेस पे आ जाते हैं सब लोग कि आउट ऑफ 100 क्या है। ठीक है, अच्छा याद रखना कि जैसे अगर यहाँ पे आउट ऑफ 100 अगर 60 है तो आई कैन डायरेक्टली से इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 60%। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि 200 में से अगर 200 में से 80 मार्क्स आए हैं तो मैंने सवाल पूछा बताइए 100 में से कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 100 में से निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 180 डिवाइड बाय 200 इंटू करोगे 100, दिस गिव यू व्हाट, दिस गिव यू 40%। तो 40% मार्क्स बी ने स्कोर किए और 60% ए ने स्कोर किए। अब आप मुझे क्लियरली बता सकते हो परफॉर्मेंस ए का बेटर है, राइट। तो परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, कॉमन स्केलिंग है। ठीक है, कि आपने 100 की बेस पे सबको लेकर आ गए और कंपेयर करना अब आसान हो गया है। ठीक है, अब याद रखिएगा कभी भी अगर मैं आपको परसेंटेज देता हूं और आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता हूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप नहीं बता सकते जब तक आपके पास बेस ना हो। मतलब क्या, मतलब ये कि जब भी हम परसेंटेज बोलते हैं उसका मतलब तो आउट ऑफ 100 हो गया, लेकिन वो किसी नंबर पे निकालना होता है। मतलब क्या, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने अपनी एग्जाम में 70% स्कोर किया। 70% किसका, 70% ऑफ द ग्रैंड टोटल, जितने भी पेपर का ग्रैंड टोटल था उसका 70% स्कोर किया। इफ आई से आई स्पेंट 30% ऑफ माई इनकम ऑन होम लोन, दैट मीन्स व्हाट, 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ द इनकम। तो जब भी परसेंटेज देखते हो उसके आगे एक नंबर होता है, ऑफ तो लगा ही लेने का, मतलब दिस परसेंट ऑफ समथिंग, राइट। इफ आई से कि अब इंडिया का लिटरेसी रेट X% है, तो X% ऑफ व्हाट, X% ऑफ दी पॉपुलेशन। तो जब भी परसेंटेज देखते हो आगे ऑफ तो अपनी मर्जी से लगा ही लो कि आपको वो किसी पे निकालना है, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो आप बता नहीं सकते क्वांटिटी ज़्यादा कहाँ पर है। एग्जाम्पल लेट्स से मैंने ऐसा बोला कि देयर आर 2 कॉलेजेस, वन इज IIM अहमदाबाद, अदर इज IIM बैंगलोर, एंड इफ आई से कि गर्ल्स का परसेंटेज IIM अहमदाबाद में लेट्स से 30% है एंड IIM बैंगलोर के अंदर गर्ल्स का परसेंटेज 40% है लेट्स से। तो मैंने बोला बताइए कहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है। जब तक आपको IIM अहमदाबाद के अंदर कितना टोटल स्ट्रेंथ है वो नहीं पता और IIM बैंगलोर के अंदर टोटल स्ट्रेंथ नहीं पता, तब तक आप नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा कहाँ पर है वो नहीं बता सकते, राइट। आप ये बता दोगे कि हाँ कि कंपेरेटिवली IIM बैंगलोर के अंदर अगर 40% मैंने बताया है तो 40 ज़्यादा गर्ल्स है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा कहाँ पर है वो निकालने के लिए आपको वहाँ का एग्जैक्ट स्ट्रेंथ चाहिए जो आपके पास नहीं है। तो जब भी परसेंटेज होता है उसके आगे ऑफ तो होना ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आया कि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, कॉमन स्केलिंग होती है और आप इस तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब हम बात करते हैं परसेंटेज की तो परसेंटेज मीन्स व्हाट, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100।
परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, ठीक है। जब भी आप देखते हैं x%, तो याद रखना इसका मतलब होता है x बाय 100, और ऑफ तो अपनी मर्जी से लगाई लो, ऑफ समथिंग, ठीक है। परसेंटेज कभी इंडिविजुअल टर्म नहीं होगी, वो हमेशा किसी नंबर पे निकालनी होगी आपको। तो पहला कॉन्सेप्ट परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, अगला कॉन्सेप्ट x% का मतलब होता है x बाय 100 ऑफ समथिंग, ठीक है। ऑलराइट, अभी अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से किसी में और समझते हैं कि जो मैंने बेस की बात की थी, मतलब क्या, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि 40% अगर आपको निकालना है, 40% ऑफ लेट्स से x, तो ये जो x है ना, ये बेस है आपकी, है ना। तो 40% ऑफ x है, प्लस अगर मैं लिखता हूँ लेट्स से 30% ऑफ x, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 40% ऑफ x प्लस 30% ऑफ x, तो क्या ना डायरेक्टली राइट दिस कंडीशन एज इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 70% ऑफ x, क्या मैं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो बेस दिया हुआ है ये बेस सेम है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो जब बेस सेम होता है जिस पे आप परसेंटेज निकाल रहे हो, तो आप परसेंटेज को ऐड भी कर सकते हो और परसेंटेज को माइनस भी कर सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे? आप सिंप्लीफाई करोगे 40 बाय 100 ऑफ x प्लस, अगर बीच में प्लस या माइनस दिया हो तो हम लिखेंगे 30 बाय 100 ऑफ x, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय x। नाउ यू कैन डायरेक्टली से, अगर बीच में प्लस होता तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 70x बाय 100, और जब परसेंटेज हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, डिनोमिनेटर वाला अगर 100 हटाएंगे तो आई कैन डायरेक्टली से इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 70% ऑफ x, राइट। दैट मीन्स अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, अगर बेस सेम है, परसेंटेज को हम ऐड भी कर सकते हैं और परसेंटेज को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो आई एम राइटिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर। थर्ड कॉन्सेप्ट इज लेट्स से x% की बात करते हैं, x% ऑफ a प्लस अगर मैं बोलता हूँ y% ऑफ अगेन a, आई कैन डायरेक्टली से इट इज नथिंग बट सिंपली x प्लस y% ऑफ a, राइट। और अगर मान लेते हैं बीच में आपको सिंबल दिया होता है लेट्स से माइनस का, अगर माइनस भी दिया हुआ है लेट्स से, तो हम यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन होता, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो 40% ऑफ x माइनस 30% ऑफ x, दिस गिव यू 10% ऑफ x, दैट इज अलाउड। तो तीन कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, x% का मतलब होता है x बाय 100 ऑफ समथिंग, एंड इफ द बेस आर सेम वी कैन ऐड द परसेंटेज, वी कैन सब्ट्रैक्ट द परसेंटेजेस, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं। पहले डेफिनेशंस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ ये भी याद रखना कि जब हम कंप्लीट वैल्यू की बात करते हैं, कंप्लीट वैल्यू हमेशा 100% होती है। लाइक मेरी कोई इनकम है, उस इनकम को अगर मैं उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहा हूँ कि थोड़ा परसेंट होम लोन पे गया, थोड़ा परसेंट जैसे कार लोन पे गया, थोड़ा परसेंट एजुकेशन पे गया, तो जब भी मैं अपने टोटल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और बाद में उन सारे परसेंटेज को ऐड करूँगा, दिस शुड गिव मी 100, है ना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100%। तो आई कैन स्टेट अवे से एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं, ऐसा बोला हुआ है एक लड़के ने अपनी 70% पॉकेट मनी खर्च कर दी और अभी उसके पास 210 रुपये बच गए। एक लड़के ने अपनी 70% पॉकेट मनी खर्च कर दी और उसके पास 210 रुपये बच गए, बताइए उसका पॉकेट मनी क्या था। तो हम स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं इस कंडीशन पे कि अगर हम परसेंट की बात करते हैं, क्योंकि 70% खर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, अंडरस्टूड है 30%, है ना, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होती है, टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो ऐसा बोला हुआ है 70% खर्च करने के बाद अगर 30% बचा हुआ है तो 30% 210 के बराबर होगा। नाउ 30% अगर 210 है, आई कैन स्टेट अवे से जो 100% होगा, आपको दिख रहा है क्लियरली ये 7 टाइम्स है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 7 टाइम, दैट मीन्स उसकी पॉकेट मनी कितनी होगी 700 रुपये, ठीक है। तो पर कभी भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे परसेंटेज को तो टोटल वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलेंगे, टोटल वैल्यू हमेशा लेके चलेंगे 100, ठीक है। ये याद रखना अपने को। चलिए अभी हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट लिखा मैंने यहाँ पे, इसको मैं एक बार वापस ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला हमने लिखा था कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि x% का मतलब होता है x% ऑफ समथिंग, यानी x बाय 100 ऑफ तो अपनी मर्जी से लगाई लेने का। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि अगर x% निकालना है किसी नंबर का, लेट्स से a का, और अगर y% निकालना है अगर a का, अगर बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है, हम डायरेक्टली परसेंटेजेस को ऐड कर सकते हैं अगर उनका बेस सेम है तो। अगर बेस सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर सकते। चौथा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि कंप्लीट वैल्यू जो होगी, कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी, हमेशा कंप्लीट वैल्यू हमेशा 100% होगी। कंप्लीट वैल्यू इज
100%, ऑलवेज रिमेंबर, हमने अभी इनके बारे में बात करी है। ठीक है, ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जो डेफिनेशन बेस्ड है, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली इनको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दिस इज दी फ्रैक्शन टेबल जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इनका यूज़ इसका एप्लीकेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है स्पीड मैथ्स के सेक्शन के अंदर। जो सेकेंड वीडियो था इसमें मैंने परसेंटेज कैलकुलेशन, फ्रैक्शन कंपैरिजन कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, फ्रैक्शन कंपैरिजन कैसे करते हैं वो सब समझाया हुआ है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि 1 का मतलब 100% होता है, 1/2 इज 50%, 1/3 33.3%, 1/4 25%, 1/11 9.09, 1/9 11.11, 1/14 7.14। सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज इनके मल्टीपल भी याद होने चाहिए। मैंने बताया, वीडियो देखिएगा जाके वहाँ पे। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये सारी वैल्यूज याद है, बिकॉज मैं इनको यूज़ करूँगा, तो ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो जाए कि ये कहाँ से लिख दिया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की वैल्यूज हैं, इनको याद रखना है आपको। अभी हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स एंड हम क्वेश्चंस देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से लिया हुआ है, हम धीरे धीरे करते हुए कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा है, लेट्स रीड इट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% पे बेस क्वेश्चन है। इट सेज इन एन इलेक्शन देयर आर 2 कंटेस्टेंट A and B. A got 52% of the total votes and he won the election by 2000 votes. Find total votes. I am adding some condition here that all votes are valid. सारे votes valid है। सवाल ये है कि 2 कंटेस्टेंट हैं A और B, और A को 52% वोट्स मिलता है और वो 2000 वोट से जीत जाता है। तो बताइए टोटल वोट्स क्या होंगे। अब पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मैं आपको ये बोलता हूँ कि A won the election by 2000 वोट्स, तो उसको 2000 वोट मिले या 2000 वोट ज़्यादा मिले? यू आर राइट, 2000 वोट ज़्यादा मिले, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या होगा। देखिए, हुआ ये होगा कि अगर टोटल वोट्स 100% मान लेते हैं, अगर टोटल वोट्स 100% है तो 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया A और B में। अब आपको ये दिया हुआ है कि 52% वोट जो है वो A के पास गए और A जीत गए इलेक्शन। तो अंडरस्टूड है, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दिया है कि सारे वोट्स वैलिड हैं, तो बचा हुआ परसेंटेज जो रहा होगा वो कहाँ गया होगा? वो B के पास गया होगा, है ना। 52% A के पास और 48% B के पास। अब सवाल ये पूछा गया है कि अगर A इलेक्शन जीत चुका है 2000 वोट से, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहे होंगे। अब इमेजिन कीजिए, एक तरीका ये कि अगर मैं टोटल को X मान लेता हूँ, कि अगर मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर X मान लिए जाएं, तो A को मिलता है 52%। तो कैसे निकालते हैं 52%? 52 डिवाइड बाय 100, जिसका निकालना है कर दीजिए मल्टीप्लाई। और B को मिल गए बचे हुए वोट, तो B को मिला होगा 48%, तो 48 बाय 100 इंटू X। अब आपको क्लियरली बोला हुआ है कि A won the elections by 2000 वोट। इसका मतलब ये हो गया कि 52x अपॉन 100, ठीक है, माइनस 48x अपॉन 100, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है ना 2000 वोटों का, इज इक्वल टू 2000, है ना। क्योंकि A के वोट ज़्यादा है, तो A में से जब B को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2000 मिलना चाहिए, तो आपको डायरेक्टली मिल गया 4x बाय 100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये 1 आ गया और ये 500 आ गया, तो 500 इंटू 100 दिस गिव यू 50,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स रहे होंगे। क्वेश्चन करने का एक तरीका जिसमें आपने इक्वेशन बनाया, बट इक्वेशन की जरूरत क्या है, आप डायरेक्टली करिए ना इसको। इक्वेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए इसमें आपको, क्योंकि आपको पता है 52% किसका है? टोटल का। 48% किसका है? टोटल का। अभी मैंने बताया था जब हम बेस सेम रखते हैं तो वहां पे परसेंटेज को ऐड भी कर सकते हैं और परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 52% x का और 48% x का, इनका डिफरेंस आया 4% ऑफ x। तो 4% ऑफ x जो है वो हमको 2000 दिया हुआ है, क्योंकि 2000 वो ज़्यादा मिले हैं। तो 4% अगर 2000 है तो 100% क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मुझे डायरेक्टली दिखता है 4 का 5 गुना होता है 20 और 2 जीरो लगाए हुए हैं पीछे, तो यहाँ पर भी सेम फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। 100 का 5 गुना होता है 500 और 2 जीरो लगा दो, तो आंसर कितना आएगा? 50,000। 50,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स रहे होंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सब वैरायटी कवर करेंगे। लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन अगेन सेम कॉन्सेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स रीड इट। अ मैन स्पेंट 30% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 20% of income on food, 15% of income on education. If he left with rupees 14,000, find his income.
तो भैया ऐसा बोला हुआ है कि आदमी ने 30% अपनी इनकम का रेंट पे खर्च कर दिया। तो अब मैं इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्टली ट्राई करूंगा कि इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करूं, जितना कम से कम लिखना पड़े उतना मेरे लिए बेटर हो। देखिए तो 100% टोटल है। देखिए इस टोटल का सबसे पहले हमने पे किया रेंट, एक खर्चा गया रेंट देने में, कितना गया, ये दिया हुआ है 30%, और 30% किसका है, पढ़ लीजिए 30% ऑफ इनकम है। फिर 20% इनकम का, जो भी इनकम थी उस इनकम का 20% गया फूड पे। तो भैया खाना भी खाना है, तो फूड देने पे, फूड के ऊपर गया आपका 20 पे, ठीक है 20%। फिर 15% इनकम गया एजुकेशन पे, तो यहाँ आ जाइए और लिख दीजिए एजुकेशन, तो एजुकेशन पे गया आपका 15%। और उसके बाद अगर आगे बात करें तो फिर बोला हुआ है इसके पास अब 14,000 बच गए हैं। ये सारे खर्चे पूरे करने के बाद 14,000 रुपये उसके पास बच गए। ये इन्फॉर्मेशन दी है अपने को। बोला बताइए कि उसका इनकम क्या रहा होगा, तो 30% इनकम का, 20% इनकम का, और फिर से बोला हुआ है 15% इनकम का। तो जो भी इनकम थी उसका 30%, उसका 20%, उसका 15%। तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि 30%, 20%, 15% ये सभी एक नंबर पे निकालना है, ये इनकम पे निकालना है। तो अगर बेस सेम है इनकम, तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 30 + 20 50, 50 + 15 65, यानी 65% तो खर्च हो गया। तो बचा कितना, बचा होगा 35%, 100 में से माइनस कर दीजिए, 100 - 65 35 आता है। तो क्लियरली क्वेश्चन इतना सा है बस कि 35% की वैल्यू अगर 14,000 है, तो बताइए टोटल परसेंटेज, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि 35 का 4 टाइम्स 140 होता है, तो इसका भी कर दीजिए 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गया 400, और 2 0 लगाना है पीछे एक्स्ट्रा, है ना, बिकॉज ये 400 टाइम्स है, 2 0 और, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी, उसकी इनकम रही होगी टोटल मिला के 40,000। ठीक है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने स्ट्रेट अवे, और डिस्ट्रीब्यूशन करके आंसर निकाल दिया कि बेस जो है वो सेम थी, तो परसेंटेज का एडिशन अलाउड है। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। अब इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट कैसा होता है क्वेश्चन पे हम ये समझते हैं। देखिए यहां बोला हुआ है अ मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, बिल्कुल सेम, इनकम का 20% रेंट पे दिया, 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, इफ ही लेफ्ट विद ₹14,000, फाइंड हिज इनकम। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, सिंपल सोचते नहीं है, और यहाँ पर भी जो पिछले क्वेश्चन का अप्रोच था यही लगा देते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क ये है कि पहला एक्सपेंडिचर तो इनकम का है, लेकिन उसके बाद जितना भी है वो रिमेनिंग पे है। देखिए ये भी रिमेनिंग पर है, ये भी रिमेनिंग पर है, ठीक है, तो रिमेनिंग पे निकालना है, मतलब अब जो बच जाएगा उस पर निकालना है। बहुत ध्यान से सोचिएगा कि अगर मान लेते हैं मैं 2,000 रुपये लेके घर से निकलता हूँ और 50% का डीजल भरवाता हूँ, 1,000 रुपये का डीजल भरवा लिया, जो बच जाता है उसके 50% का रिचार्ज करवाता हूँ, तो बच गए का 50%, यानी कि 500 रुपये का। अब जो बच गया उसके 50% की मूवी देख लेता हूँ, यानी 250 रुपये की मूवी देख लेता हूँ। अब जो बच गया उसके 50% की, लेट से मैं समोसे खा लेता हूँ, तो 250 का 50% कितना हुआ, 125 हो गया। तो जितनी बार रिमेनिंग वर्ड आएगा उतनी बार आपको वो ट्रिक बनाते जाना है और ब्रेक करते जाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को क्रैक करना कैसे देख लेते हैं। आप 100 रुपये भी लेके चल सकते हो और 100% भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ कि मान लेते हैं उसकी इनकम 100 रुपीज़ होती, तो सबसे पहला खर्चा दिया हुआ है कि उसने कहाँ खर्च किया, सबसे पहले उसने रेंट दिया, और रेंट में कितना % खर्च हो गया, रेंट में खर्च हो गया 20%, तो 20 रुपीज़ हो गए, मतलब 20 रुपये हो गए। कितने बच गए उसके पास 80 रुपये। अब जो बच गया था उसका 50%, 50% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, बचे हुए का 50%, तो बचे हुए का 50% कैसे निकालोगे, 80 का 50% 40 होता है, तो 40 रुपये खर्च किए तो 40 रुपये बच गए। अब बोला हुआ है 30% ऑफ रिमेनिंग, अब जो बच गया था उसका 30%, तो इसका 30% कैसे निकालोगे, 30% ऑफ 40, 10% होता है 4, तो 30% होगा 12, तो 12 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, और 12 रुपये खर्च करने के बाद 40 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 28 बच गया, 28 रुपये बच गए, राइट। 100 रुपये होते तो रेंट पे गए होते 20 रुपये, फिर बच गए 80, बचे हुए का 50% फूड पे गया तो हो गया 40 रुपये, फिर से बच गए 40। अब अगर 40 बचा है तो 40 का 30% होता है 12, 12 रुपये गए एजुकेशन में, बच गए 28। 100 से शुरू किया तो 28 बच रहा है, 100 से शुरू नहीं करना था। 100 रुपीज़ होते तो एंड में 28 रुपये बच जाते, पर बचे कितने हैं, बचे तो हैं 14,000, राइट, यानी कि 28 का हाफ 14 और 3 0,
तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐसा भी देख सकते हो कि हाँ आधा किया हुआ है और 3 जीरो लगाया हुआ है, तो 100 का आधा हो गया 50 और 3 जीरो लगा दीजिए मेरी तरफ से, तो आंसर कितना आ गया 50,000। इस आदमी की इनकम 50,000 रुपये थी। रिमेनिंग जितनी बार आएगा उतनी बार आपको रिमेनिंग काउंट करते जाना है। आई होप दैट्स ओके, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। ओके दिस वन, इस क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ 2 मिनट थोड़ी देर के बाद, पहले ये देख लेते हैं। ये लिखा है अजय स्पेंड। आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पहले पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये ट्विस्ट ऐड किया है कि मैंने पहला ही परसेंटेज एक बहुत ट्विस्टेड नंबर लिख दिया 16.66। तो अब उसे होगा ये कि 100 से करोगे तो क्वेश्चन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देगा। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। अजय स्पेंड 16.66% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, 60% of remaining on education. If he save rupees 4,500 per month, find his income. ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि पहला ही नंबर बड़ा खतरनाक है 16.6%। तो अगर आपने 100 रुपये लिया, उससे प्रॉब्लम ये होगा कि 100 में से 16.66 गया तो 83.33 बच जाता है। अब 83.33% का 25% निकालना पड़ेगा, वो और पॉइंट में आ जाएगा, तो आप तो फंस गए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 100 मत लो, आप कुछ और सोचो। हम क्या सोचें? अब ये पता है कि 16.66 जो होता है वो बेटा 1/6 होता है। ठीक है, परसेंटेज में पढ़ाया गया था। तो 6 का मल्टीपल एज्यूम करो, आप 600 रुपये से शुरू करो। ठीक है, 16.66 कितना होता है? 1/6 is 16.66। ठीक है, 1/3 कितना होता है? 33.33, उसका हाफ करा हुआ है। तो आप 600 ले लो, आप 6,000 ले लो, आप 60 रुपये ले लो, 6 का मल्टीपल लो, उससे काम आसान होगा। लेट मी क्रैक दिस क्वेश्चन। देखो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लेते हैं उसकी इनकम होती 600 रुपये, तो अब 600 में से 16.6 यानी कि 100 रुपये, 100 रुपये कहाँ गए? रेंट देने में 16 गया, तो कितना बच गया? बच गया उसके पास 500 रुपये, बच गया उसके पास 500 रुपये, है ना, ये खर्चा करने के बाद। अब बोला हुआ है इसका 25% गया खाने में, तो अब ये क्या दिया था अपन ने? ये अपन ने दिया था रेंट। ठीक है, अब हमने दिया फूड में। अब फूड में कितना दिया? फूड में दिया इसका 25%, मतलब आधे का भी आधा, आधा हुआ 250, उसका आधा हुआ 125, तो खाने में गया 125, बचा कितना? बचा 375। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब जो बच गया था उसका 60% एजुकेशन पे गया, तो अब जो बच गया आपको दिख रहा है इसका 60% गया एजुकेशन में। ठीक है, तो कितना बच गया होगा? इसी का 40% बच गया होगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो 4,500 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, कॉमन सेंस लगाओ, ये 60 काउंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। आपका तो मैटर तो ये कर रहा है ना, ये पता होना चाहिए कि 600 था तो कितना बच गया था, इतना बच गया है तो क्या होगा। तो ये 60% मत निकालो, इसका 40 निकाल लो। 10% कितना हुआ? 37.5। 37.5 का डबल होता है 75, उसका डबल होता है 150, मतलब यहाँ पे ये 150 आएगा। 40% जो आएगा 375 का, वो 150 आएगा। परसेंटेज मैंने बोला है, कैलकुलेशन मैंने सिखाया है, ये आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो 150 बच गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया कि भैया अगर 600 रुपये उसकी इनकम थी तो सारे खर्चे इस रेशो में करने के बाद उसके पास 150 रुपये बच जाते हैं, पर 150 नहीं बचे हैं उसके पास, तो 4500 बचे हैं। तो बताइए, अगर 600 से शुरू किया था तो 150 बच जाता है, अगर 4,500 बचा होगा तो कितना होगा उसके पास? क्या देखते हो? 150 का ट्रिपल होता है 450, और एक जीरो मेरी तरफ से, तो इसका ट्रिपल करो। ट्रिपल किया तो 1800 और एक जीरो मेरी तरफ से, उसकी इनकम होगी 18,000 रुपये। ठीक है, दैट इज द कैच कि यहाँ पे 16.66 जो है वो आपको क्लिक होना चाहिए कि हमको 16 लेना है। 100 से शुरू करोगे गड़बड़ हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन करने का पैटर्न होगा। ठीक है, आप एक्स और इक्वेशंस में मत उलझो। आप देखो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। अगर परसेंटेज के डेफिनेशंस क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगने नहीं चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव बैक। एक क्वेश्चन छोड़कर आए थे अपन। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100%, सॉरी। यह ऑप्शन भी दिया हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बोला द मंथली इनकम ऑफ राम इंक्रीज बाय 26%। राम की इनकम 26% बढ़ जाती है और उसका एक्सपेंडिचर 70% बढ़ जाता है। तो वो और बताइए, सॉरी, हाँ, मंथली इनकम, सॉरी, क्वेश्चन कुछ और दिया है। क्वेश्चन दिया द मंथली इनकम ऑफ राम इंक्रीज बाय 26%, हिज एक्सपेंडिचर विच इज 70% ऑफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20%, हिज सेविंग मस्ट हैव इंक्रीज बाय। एक आदमी का खर्चा
70% है अपनी इनकम का, अगर इनकम के अंदर इंक्रीमेंट 26% का हुआ और खर्चे में इंक्रीमेंट अगर 20% का हुआ, तो बताइए उसकी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा, जब भी मैं बात करता हूँ परसेंटेज चेंज की, कि अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? वो निकालने का तरीका होता है, जो भी बदलाव हुआ है, जो भी चेंज आया है, इंक्रीमेंट हुआ हो या डिक्रीमेंट हुआ हो, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये होता है परसेंटेज चेंज निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, इस तरीके से निकाल सकते हो। इसका एग्जांपल दिखाया तो मैं आपको पहले एक, सपोज मान लेते हैं एक आदमी की इनकम पहले 12,000 थी और 12,000 से उसकी इनकम मान लेते हैं 15,000 हो गई। बोला बताइए कितना इंक्रीमेंट हो गया? तो भैया अमाउंट वाइज इंक्रीमेंट तो 3,000 का हुआ, पर 3,000 की बढ़ोतरी ये प्लस 3,000 किस में किया गया है? जिसमें किया गया है उसका बेस होगा, वो हमारा परसेंटेज का बेस बनेगा। तो ये 3,000 रुपये 12,000 में ऐड किया गया है, दैट्स वाई इनिशियल वैल्यू जो है वो बेस हमारी होगी। सो इंक्रीमेंट होगा 3,000 का, किस में जोड़ा गया आपने? ये किस में जोड़ा है? ये 12,000 में जोड़ा है। तो जिसमें भी ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बेस में हमारा वो नंबर आता है इंटू 100। ये कैंसिल किया तो 1/4, 1/4 इंटू 100 का मतलब होता है 25%। इस आदमी की इनकम 25% बढ़ चुकी है अगर 12,000 से 15,000 होता है। तो फॉर्मूला इज चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। नोट करके रखिएगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, आप ये वीडियो लेक्चर्स अटेंड करते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाइएगा। ऐसा नहीं कि बस बैठ गए और वीडियो देख रहे हो, ये कभी काम नहीं कर पाएगा। नोट्स बनाइए ताकि वापस आपको वीडियो के लिए वापस आना ना पड़े। आप वापस आओगे, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो व्यू बढ़ रहे हैं, बट आइडिया ये है कि सिंपल आप नोट्स बनाते जाइए, ताकि आप जब नोट्स रेफर करें वो मैटर करता है। और वैसे भी मेरे लिए व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि क्वालिटी एजुकेशन जो मैंने सीखा है इतने सालों के अंदर मैं पास ऑन कर दूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बना बना के पढ़ो। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। देखिए, पूरा मंथली इनकम ऑफ राम इंक्रीज बाय 26%। एक्सपेंडिचर जो कि 70% उसकी इनकम का है, वो भी बढ़ जाता है 20%। तो एक समझते हैं क्वेश्चन करना कैसे। देखिए, मान लेते हैं उसकी इनकम 100 रुपये होती, तो उसकी नई वाली जो इनकम है, न्यू इनकम, उसकी जो नया इनकम होगा वो 26% बढ़ चुका है, मतलब वो 126 रुपये हो चुकी है अब, राइट। उसका जो एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर जो था उसका, वो आपको क्लियरली बोला हुआ है वो 70% था, यानी कि वो 70 रुपीज़ खर्च करता था। तो उसकी सेविंग कितनी थी? तो उसकी जो सेविंग थी वो बचा हुआ पार्ट 30 रुपये थी, राइट। 30 रुपीज़ वो सेव कर रहा था। अब आपको क्या बोला है आगे? आपको ये बोला गया है कि उसकी इनकम 26 बढ़ गई है और जो उसका खर्चा था, एक्सपेंडिचर था, ये एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, नया एक्सपेंडिचर, न्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इसका 20% निकालना है। 10% हुआ 7 रुपये, तो 20% हुआ 14 रुपये, यानी खर्चा 14 रुपये बढ़ चुका है, यानी कि अब वो 84 रुपीज़ खर्च करता है। आई होप ये मालूम पड़ रहा है आपको। सवाल इतना है कि बताइए उसने सेविंग कितनी बढ़ा ली होगी अपनी। अब सेविंग की बात करते हैं, 126 कमाए थे, 84 खर्चा हो चुका है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आता है? 42 मिलता है आई गेस, राइट। अब बोला है बताइए सेविंग कितना बढ़ चुकी है। तो भैया पहले सेविंग कितनी थी? 30 रुपये, अब सेविंग कितनी हो गई है? 42 रुपीज़। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? चेंज यानी कि 12, चेंज यानी कि 12, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू यानी कि इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दिस गिव यू परसेंटेज चेंज। तो क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि उसकी जो इनकम है, सॉरी उसकी जो सेविंग है वो 40% बढ़ चुकी है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 40% उसकी इनकम जो है वो बढ़ चुकी है। सॉरी इनकम नहीं, सेविंग बढ़ चुकी है। तो क्वेश्चन इस टाइप से था कि आपको क्लियरली बेस पकड़नी पड़ेगी, किस पे बढ़ाना है। इनकम तो बढ़ गई, सेविंग जो है वो 30 है, सेविंग का इंक्रीमेंट निकालना है। और ये गलती मत कर देना कि अगर पहले वो 70% खर्च करता था और अब उसका खर्चा अगर 20% बढ़ गया है तो वो 90% खर्च कर रहा है, ये मत सोच लेना, क्योंकि आपको पहले वो परसेंटेज निकालना है, ठीक है। वो जो वैल्यू निकालनी है उसको बढ़ाना है। खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, पहले ये नहीं पूछा है, ये नहीं दिया डायरेक्टली आपको। एक्सपेंडिचर की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक्सपेंडिचर जितना भी था उसको बढ़ाइए 20%। 70 रुपये को बढ़ाया तो 84 आया। एक्स लेके भी हो सकता है, आई एम नॉट इन्वॉल्विंग इन एक्स, क्योंकि अल्टीमेटली पहुँचने वही वाले हैं।
ठीक है, तो आप ये वाला मेथड लगाइए, 100 वाला मेथड बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन देख लिया हमने। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट वेराइटी। इट सेज, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बिलीव मी, बहुत मतलब क्वेश्चंस क्लास में देता हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाते, समझ में नहीं आता करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ये निकलेगा कैसे, कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे क्रैक करना है देखते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ विलेज वेयर पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड। आई होप आपको पता है, वो कैप क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे, पॉलीगैमी आपको पता ही होगा, और कुछ बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल्स में अच्छे से पढ़ के आते हैं इंग्लिश, उनको पता होगा। पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिजेस, राइट। इन अ विलेज वेयर पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड, गैमी का मतलब होता है मैरिज, राइट, रिलेशंस, एंड पॉली मतलब होता है बहुत सारे। तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, छोड़ो, वैसे ही सरदारों की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोरी होती है कुछ लोगों की, सबकी नहीं। इन अ विलेज वेयर पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड एंड करंटली देयर इज अ नो विडो स्लैश विडोवर। ठीक है, एक गांव है जिसमें मल्टीपल मैरिजेस अलाउड नहीं है और एट प्रेजेंट वहां पे कोई विडो या विडोवर नहीं है। इन दिस विलेज, सॉरी, इन द विलेज 40% ऑफ मेल एंड 60% ऑफ फीमेल आर मैरिड। इस गांव में मेल का 40% मैरिड है और फीमेल का 60% मैरिड। जितने भी मेल हैं 40% की शादी हो चुकी है और जितनी फीमेल है 60% की शादी हो चुकी है। बोला बताइए गांव का कितना पॉपुलेशन मैरिड है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज मैरिड? ये सवाल है। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज मैरिड। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड नहीं है कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इस पूरे गांव के अंदर जो मेल हैं, अगर वो मान लेते हैं वो m हैं, और मान लेते हैं इस पूरे गांव में जो फीमेल है, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा पहले, ये मान लेते हैं f है, तो 40% मेल मैरिड है, तो 40% ऑफ मेल आर मैरिड एंड 60% ऑफ द फीमेल आर मैरिड, मतलब 60% ऑफ f फीमेल आर मैरिड। ये दिया हुआ है हमको इक्वेशन, राइट। दैट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 40m/100 और यहाँ मिल जाता है 60f/100। ये आपको बोला हुआ है इतने लोग, इतने मेल मैरिड है, इतनी फीमेल मैरिड है। बट आप सोचिए अगर पॉलीगैमी अलाउड नहीं है और एट प्रेजेंट कोई विडोवर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरे गांव में लेट्स से 500 मेल की शादी हो चुकी है तो उनके 500 का पार्टनर्स भी होने चाहिए, 500 फीमेल होगी की शादी हो चुकी होगी। अगर लेट्स से मान लेते हैं 600 फीमेल की शादी हो गई तो 600 मेल की शादी होगी ना, क्योंकि एट प्रेजेंट विडोवर नहीं है और पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, नहीं 1 to 1 बना हुआ है, 1 का पेयर बना हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये दोनों कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। ये इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, अगर 100 कैंसिल कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है कि 40m जो है वो 60f के बराबर है। यानी अगर मैं मेल फीमेल के रेशो की बात करूं तो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि मेल अपॉन फीमेल आ जाएगा 60/40। अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज छोड़ दो। रेशो मिल चुका है, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिली है, तो एक्चुअल वैल्यू पूछी भी नहीं है आपसे, वैसे भी परसेंटेज पूछा है। तो अगर इस गांव में 60 मेल होंगे तो फीमेल होगी 40, अगर इस गांव में 600 मेल होंगे तो फीमेल होगी 400, है ना। आप कोई भी नंबर ले लो, उससे आपका आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम समझते हैं एग्जैक्टली करना कैसे। देखो ध्यान से, अगर गांव के अंदर 60 मेल हैं और इसका 40% अगर मैरिड है तो 6 4 ज़ा 24, 24 मेल की शादी हो चुकी है। फीमेल इस गांव में 40 है और 60% की शादी हो चुकी है। 60% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये भी कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, है ना। तो 60% की अगर बात करते हैं 24 आ गया, तो 24 मेल मैरिड है, 24 फीमेल मैरिड है। दैट मीन्स टोटल कितने लोग हो गए भाई? टोटल अगर आपके टोटल पॉपुलेशन देख रहे हैं तो 100 है। 48 लोगों की शादी हो चुकी है, क्योंकि 24 मेल 24 फीमेल और 100 टोटल पॉपुलेशन है, तो परसेंटेज कितना बना? परसेंटेज बना 48%। इस गांव के अंदर 48% लोगों की शादी हो चुकी है। 48% ऑफ द पॉपुलेशन आर मैरिड। आई होप दैट्स ओके, है ना। तो याद रखिएगा कि हमने मेल फीमेल का रेशियो निकाला। अगर आपको यहाँ पे x और y लेना था तो आप x और y भी ले लेते। आपको सिंप्लीफाई करके 3 और 2 लेना था, 3 और 2 ले ले दो। और रेशियो हटाना है आपको 3x 2x लेना है, वो भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि इनका समीशन बहुत बढ़िया बन रहा है 100। तो टोटल पॉपुलेशन 100 बन गई, तो 100 में से अगर मैं निकालना चाहता हूँ परसेंटेज, तो बेस मेरी बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि 100 में से ही तो जब निकालते तो परसेंट बनता है। तो डायरेक्टली अगर 48 लोग मैरिड है यानी 48% ही हुआ ना वो, तो इसलिए मैंने इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्टली ऐसे छोड़ दिया। एक और चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे 40% ऑफ 60 या 60% ऑफ 40 दोनों बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।
यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं वापस लिख देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ था कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फिफ्थ कॉन्सेप्ट, कि अगर हम बात करते हैं x% ऑफ y, ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं y% ऑफ x, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। 12.5% ऑफ लेट्स से 60 या 60% ऑफ 12.5, बोथ विल बी सेम। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ऐसा बोला 50% निकालिए 12.5 का, तो तुरंत आ जाएगा 6.25, आधा करना है। लेकिन अगर बोलता हूँ 12.5% निकालिए 50 का, तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, राइट। तो वी कैन इंटरचेंज दी परसेंटेज नंबर, x% ऑफ y बोलो या y% ऑफ x बोलो, दोनों आपको सेम ही आंसर देने वाले हैं। आपको ये समझ में आ ही गया होगा, बिकॉज इसका सिंप्लीफिकेशन सेम आएगा ना। जब सिंप्लीफाई करोगे तो x/100 इंटू वाई, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा y/100 इंटू एक्स। अरे यार मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता है ना, कैसे भी कर लो, तो बराबर ही आने वाला है। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ओके, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच होता है जो काफ़ी जल्दी आपको आंसर दे देता है, वो सीखना है आपको। और कैट में ये क्वेश्चन इस टाइप के देखे गए हैं रिसेंटली। अगर आप देखेंगे, आई थिंक 19-20 का पेपर था, कौन सा था याद नहीं आ रहा, बट उस टाइम पे भी इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था, तो कॉन्सेप्ट वॉज सेम। तो ऐसे ही होता है, अगर आपको अप्रोच पता होती है ना ऐसे क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हो आप। तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया, इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर्ड 52% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ही गॉट 28 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स। ठीक है भैया, ए ने 52% स्कोर किया और उसके जो मार्क्स हैं वो 28 ज़्यादा हैं पासिंग से। अनदर स्टूडेंट बी, दूसरा एक स्टूडेंट था बी, जिसने 40% स्कोर किया, 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, बट ही फेल्ड द एग्जाम बाय 8 मार्क्स। ठीक है, तो एक बच्चा जो है वो फेल हो गया 8 नंबर से, और एक बच्चा जो है उसको ज़्यादा आ रहे हैं 28 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स, राइट। तो एक के मार्क्स पासिंग से ज़्यादा हैं और एक के मार्क्स पासिंग से कम है। बोला बताइए मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा और पासिंग मार्क्स क्या होगा। क्वेश्चन करने के दो अप्रोच हैं, एक तो आपका इक्वेशन वाला अप्रोच और एक आपका डायरेक्ट शॉर्टकट वाला अप्रोच। पहले मैं इक्वेशन बता देता हूँ, कुछ बच्चों को इक्वेशन बड़ी कंफर्टेबल रहती है। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो m है, और मान लेते हैं जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके p हैं। ठीक है, तो पहले बच्चे को आए 52%, किसका 52% ऑफ मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, 52/100 इंटू m, ये a के मार्क्स हो गए। और दूसरे बच्चे को आए कितने 40%, यानी कह सकते हैं 40 इंटू m अपॉन 100, ये उसके मार्क्स हुए। लेकिन पहला बच्चा जो है उसके मार्क्स 28 ज़्यादा हैं, यानी अगर पासिंग मार्क्स को p माना गया है तो ये जो मार्क्स हैं वो पासिंग प्लस 28 हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और जो ये मार्क्स हैं ये बेचारा फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स जितने भी थे उससे कम नंबर आए। कितने कम आए, 8 नंबर कम आए। तो पासिंग में से 8 करो कम करो, उतने मार्क्स ये हैं, राइट ना। अगर आप दोनों तरफ राइट में p लेकर आ जाए और इनको कंपेयर कर दें, तो मैं 28 को लेफ्ट भेजता हूँ, व्हाट आई विल गेट, मुझे मिलने वाला है 52m अपॉन 100 माइनस 28, ये p की वैल्यू आ गई। और यहाँ से p क्या मिलेगा, 40m/100, यहाँ से मुझे मिलेगा 40m अपॉन 100 प्लस 8। ठीक है, और दोनों ही p के बराबर है, दैट्स वाई दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि a के मार्क्स में 28 कम कर दो या b के मार्क्स में 8 जोड़ दो, दोनों पासिंग के बराबर हो जाएंगे ना, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने। नाउ लेट्स सॉल्व इट। यहाँ ले आते हैं इसको, दिख रहा है बेस 100 है, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 12m। सो 12m/100 इज इक्वल टू 28 प्लस 8 यानी कि 36। कैन यू सॉल्व इट वेरी इजीली, 12 1 जा 12 3 जा, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 300। पूरा पेपर 300 नंबर का था। अब सवाल है कि बताइए पासिंग कैसे निकालोगे, डाल दीजिए यहाँ पे। तो 40% 300 का 10% कितना हुआ 30, तो 4 गुना कर दीजिए 120, 120 ये मार्क्स हुए। तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग होंगे 120, इधर भेज दीजिए, प्लस 8 यानी 128 पासिंग मार्क्स है, और पूरे नंबर मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। क्वेश्चन करने का एक अप्रोच, आपने इक्वेशन फ्रेम करी, इक्वेशन सॉल्व किया। दूसरा अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना है। दूसरा अप्रोच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, डेटा याद रखिएगा। अगली स्लाइड पे चलता हूँ। मान लेते हैं एक स्केल है, ये आपके लिखे हैं 0 मार्क्स और यहाँ लिखे हैं 0%।
ठीक है, 0 मार्क्स 0%, और मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स फुल मार्क्स, तो जिसके फुल मार्क्स आएंगे उसको कितने आएंगे, उसको आएंगे 100% मार्क्स। और इस स्केल पे कहीं ना कहीं मान लेते हैं पासिंग मार्क्स P लिखा हुआ है। इस P को आपको अचीव करना पड़ेगा पास होने के लिए। अब देखिए ध्यान से, पहले बच्चे के जो मार्क्स थे वो 52% थे और वो पासिंग से 28 ज़्यादा है, तो पासिंग से 28 ऊपर आ जाइए, थोड़ा बढ़ाइए। जैसे अगर पासिंग मार्क्स जो भी होगा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो पासिंग से अगर मैं 28 ऊपर आ जाऊं तो उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 52%, तो मैंने 52% लिख दिया यहाँ पे। पासिंग से 28 ऊपर एज अ परसेंटेज 52 है। दूसरे बच्चे के क्या थे, दूसरे बच्चे के मार्क्स थे 40% और वो 8 नंबर से फेल हो गया। मतलब उसके जो मार्क्स है अब आपके सामने वो कैसे हैं, उसके मार्क्स जो है पासिंग से 8 नंबर नीचे है, तो 8 नंबर नीचे आ जाइए आप, और वो परसेंटेज की स्केल पे कितने आए उसके मार्क्स, उसके आए 40%। तो ध्यान से देखिए, ये 8 नीचे है, चाहो तो या माइनस पुट कर दो, अदरवाइज ऐसे रहने दो, और ये नंबर 28 ऊपर है, तो टोटल गैप कितना हुआ, टोटल परसेंटेज की स्केल यहाँ से बढ़ते 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 8 और 28, ये कितना हुआ, ये हुआ 36 मार्क्स की स्केल, और परसेंटेज की स्केल कहाँ से कहाँ बढ़ गई, 12। तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो 12% है वही 36 है। तो अगर 12% की वैल्यू, अगर 12% किसका, ऑफ कोर्स मैक्सिमम मार्क्स है ना, क्योंकि आपको दिया ही मैक्सिमम मार्क्स है, बेस सेम है, 40% किसका, मैक्सिमम का, 52% किसका, मैक्सिमम का, तो बेस सेम में हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो 12% अगर 36 है 3 गुना, तो 100% कितना होगा, 3 गुना 300, तो पूरा पेपर 300 नंबर का है। अब 300 नंबर का पेपर है तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 40%, तो 40% कितना हो गया इसका, 40% हो गया 120, तो 120 में 8 जोड़िए तो पासिंग कितना आता है 128। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो सोच के, आपको ये इक्वेशन की जरूरत नहीं है बनाने की, यू कैन डायरेक्टली गो बाय दिस मेथड। आप लाइन खींचिए, नंबर लाइन बनाइए, स्केल बनाइए, इधर चल रहे मार्क्स, इधर चल रहे परसेंटेज, और डिफरेंस चेक कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर एक और है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉज दी वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो एंड चेक योर आंसर। अब मैं इक्वेशन नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, और थोड़ा क्विकली करते हैं। ए को आते हैं 42% और बी को आते हैं 30%, तो कितना डिफरेंस हो गया, 12%। ए स्कोर करता है 18 मार्क्स ज़्यादा यानी 18 ऊपर, और बी स्कोर करता है 6 मार्क्स लेस, ठीक है, यानी एक ऊपर है और एक नीचे है, तो 18 ज़्यादा और 6 नीचे। तो पासिंग की स्केल पे अगर हम बात करते हैं, अगर ये पासिंग है, 18 ऊपर जाना है प्लस 18 और 6 नीचे आना है -6, तो गैप कितना हो गया, टोटल गैप हो गया 24 का, है ना। पासिंग से 6 नीचे 18 ऊपर, तो 12% अगर 24 है, डबल है, तो 100% कितना होगा, 200। पूरा पेपर 200 नंबर का है, ठीक है। अब 200 का अगर पेपर है और इसको आते हैं 30%, तो 200 का 30% कितना होता है 60, है ना, क्योंकि 10% 20, तो 30% 3 गुना 60 में तो पास हो नहीं पाओगे, 6 नंबर और चाहिए, 6 ना, हाँ 6 नंबर और चाहिए, तो 6 ऐड कर दीजिए, 66 पासिंग मार्क्स होने चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 200। सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वैरायटी लिया है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैरायटी पे आते हैं। नेक्स्ट वैरायटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट पे कैट क्वेश्चन आया था, जो आप देखते हैं अगली स्क्रीन पे वही है, पहले इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा चीज़ है कि परसेंटेज की डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डेफिनेशन क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोला द सक्सेस रेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज़ 40%। इंडियन क्रिकेट टीम का सक्सेस रेट 40% है आउट ऑफ फर्स्ट 60 मैचेस, पहले 60 मैचेस में। तो 60 मैच खेले और 40% जीत गए, सक्सेस हो गई इन अ सीजन। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस नाउ इंडिया शुड विन सो दैट द सक्सेस रेट बिकम 50%। कहने का क्या मतलब है भाई, 60 मैच तो इंडिया ने खेल लिए, 60 मैच में अंदर उसका सक्सेस रेट है 40%, यानी 60 का 40% 24 होता है। 24 मैच जीत चुकी है। बोले अब आगे आने वाले कितने मिनिमम मैच जीतने पड़ेंगे, मिनिमम कितने जीतने पड़ेंगे ताकि सक्सेस रेट 50% पहुंच जाए। 50% होना चाहिए, यही बोला है आपको। अब 50% अगर बोला है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या हुआ देखते हैं।
पहले कितने मैच प्ले करें वो समझ लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है 60। अभी हमको दिया हुआ है विन का परसेंटेज, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 40%। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ मैचेस जीत चुके हैं वो कितने होंगे, 40% निकालिए 24। अब बोला कि मिनिमम, अब मिनिमम का मतलब ये होता है कि कम से कम में जीतना है, तो जितने खेलोगे तुरंत सब जीतते जाओ जीतते जाओ जीतते जाओ, तभी तो सक्सेस एकदम से ऊपर आएगा। 2-4 जीत गए, 4-5 हार गए, फिर 2 जीत गए, फिर 3-4 हार गए, फिर 5-6 जीत गए, 1 हार गए, ऐसे तो धीरे धीरे करते करते पहुंचेगा। बट अगर आगे आने वाले लगातार मैच जीतेंगे तो सक्सेस रेट एकदम से ऊपर आएगा, तो आगे आने वाले सारे मैच जीतने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं इंडिया ने अपने अगले मैच खेले, लेट इंडिया प्लेड X मैचेस, और मान लेते हैं इसमें से सारे जीत गए एंड वॉन ऑल X मैचेस। उससे होगा ये कि सक्सेस रेट एकदम से ऊपर आएगा, ये समझो आप ध्यान से। तो अभी फिलहाल 24 जीते हैं आउट ऑफ 60, तो अगला अगर जीतेंगे तो 25 हो जाएगा आउट ऑफ 61। एक और मैच खेल लिया, 2 जीत गए लगातार, तो 26 विन हो जाएगी आउट ऑफ 62, मतलब ऊपर बढ़ेगा नीचे भी बढ़ेगा। तो अगर आगे इंडिया ने X मैच खेले तो प्लेड वाला नंबर X बढ़ गया और सारे जीत चुके हैं, इसका मतलब है विन वाला नंबर भी बढ़ गया। और ये एज अ परसेंटेज कितना आना चाहिए, ये एज अ परसेंट आना चाहिए 50%, राइट। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो आपको मिलता है 24 + X अपॉन 60 + X इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 + X इज इक्वल टू 48 + 2X, 48 + 2X इक्वल टू 60 + X। यहाँ ले आइए, X की वैल्यू आ गई 12। इंडिया को आगे आने वाले लगातार 12 मैच जीतना पड़ेंगे। 12 मैचेस जीतेगी तब जाके बात बनेगी। गलती से इसका आंसर आप 6 मत बोल देना कि सर मुझे 6 लगा था। अगर आपको 6 लगा मतलब आपने क्वेश्चन में बहुत जल्दी कर दी, एग्जाम में गड़बड़ करने वाले हो। 24 मैच जीते हैं, 50% का सक्सेस रेट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 मैच जीत जाना है। भैया उसके रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते आप, जो मैच हो गया हो गया। 24 जीते हो 36 हार गए हो, उसका रिजल्ट चेंज नहीं करना है, आगे आने वाले मैच खेलना है। और आगे कितने खेलने पड़ेंगे, और कि कम से कम मैचेस के अंदर जल्दी से सक्सेस 50% पहुंच गया, तो आंसर आएगा 12। एक अप्रोच जो काफ़ी लेंदी है और थोड़ा डिफरेंट है। अब हमको करना क्या है वो समझते हैं। करना हमको ये है, ये अप्रोच मत लगाओ आप, ठीक है। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, ये समझना बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 मैचेस खेले हैं इंडिया ने, और आपको पता है कि कितने जीत चुकी है। इंडिया जीती है 40%, इसका मतलब है 24 मैच इंडिया जीत चुकी है। तो इंडिया ने हारे कितने हैं, सो इंडिया हार चुकी है टोटल नंबर ऑफ मैचेस 36, राइट, ये दिया हुआ है। फिर पता नहीं इंडिया ने कितने मैच खेल लिए, लेकिन अब जो इंडिया का विन परसेंटेज है वो कितना चाहिए हमको, हमें चाहिए 50%। अगर 50% जीते होंगे तो बताइए लॉस्ट वाले कितने होंगे, लॉस्ट वाले भी 50% होंगे, राइट, क्योंकि अगर विन का परसेंट 50 तो लॉस्ट का परसेंट भी 50 होना चाहिए ना। इमेजिन दिस कंडीशन को ध्यान से देखो कि उसकी तो विन बढ़ेगी ना, लॉस तो उसकी सेम रहने चाहिए, तभी तो कम से कम मैच में हम 50% का टारगेट अचीव करेंगे। इसका मतलब है अगर 36 हारे हैं तो 36 ही रहने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितने मैच टोटल है पता नहीं, लेकिन अगर 50% 36 है तो 100% डबल, 50% 36 तो 100% कितना 72, 72, मतलब 72 रहे होंगे नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो क्या दिखता है, दिखता है कि इंडिया ने 12 मैच जीत खेले हैं आगे, और सारे जीतेंगे तभी बात बनेगी, क्योंकि लॉस तो कांस्टेंट है। तो विन कितनी हो गई होगी, विन यहाँ से 12 बढ़ चुकी होगी, वो भी 50% आ रही है 36। क्वेश्चन सॉल्व। विन जो है वो बढ़ रही है, लॉस्ट हमारी कांस्टेंट है। पिछली बार लॉस्ट 60% कंट्रीब्यूशन कर रही थी, इस बार लॉस्ट 50% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 60 का जो 60% आ रहा है वो, और जो 72 का 50% आ रहा है वो हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। तो करा मैंने क्या है, मैं फिर समझाता हूँ आपको। करा मैंने ये है कि अगर इंडिया ने पहले 60 मैच खेले हैं और बाद में उसके X मैच खेले हैं, क्योंकि विन का परसेंटेज बढ़ने वाला है, तो लॉस्ट कितना होगा, लॉस्ट है 60%, तो 60% ऑफ 60 मैच वो हार चुकी है। और अगर विन का परसेंटेज 50 होगा तो लॉस का भी 50 होगा, तो 50% ऑफ X
ये उसके टोटल नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट हैं और ये दोनों इक्वल आने चाहिए। यही किया है मैंने, सिंपल है ना। 40% जीत गए, 60% हार गए, 50% जीत गए, 50% हार गए। हार बढ़नी नहीं चाहिए, सब जीत ही बढ़नी चाहिए। इनको कर दीजिए सिंप्लीफाई। तो 60/100 इंटू 60 इज इक्वल टू 50/100 इंटू एक्स। 100 कट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 0 से 0 कट हो गया। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 60% नहीं, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ किया शायद। हंड्रेड कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है, सही है, सही है। सो 360 इज इक्वल टू 5x। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 360 अपॉन 5। दिस गिव हाउ मच? दिस गिव यू 72। यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 72। और अगर 72 मैचेस इंडिया ने खेले हैं, अगर 72 मैच इंडिया ने खेले हैं, दैट मीन्स 60 थे, 72 हो चुके हैं। दैट मीन्स उसके 12 मैचेस जो होंगे वो इंडिया ने जीत लिए होंगे, राइट। तो इस तरीके से आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने जीतने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल है, वो हम समझते हैं। देखिए, ये वाला कैट वैरायटी है। यहाँ दिया हुआ है फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर। ताज़े अंगूर में 90% पानी होता है। वेयर एज रेजिन्स कंटेन 20% वाटर। रेजिन्स जो होते हैं उसमें 20% पानी होता है। हाउ मेनी kgs ऑफ रेजिन्स विल बी ऑब्टेन विद 20 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप्स? एन एक्चुअल कैट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ताज़े अंगूर में 90% पानी, रेजिन्स के अंदर 20% पानी, तो 20 किलो अंगूर से कितना रेजिन ऑब्टेन होगा? रेजिन का मतलब होता है किशमिश। इनको नहीं पता बता दूं, रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश। गुजराती में कहते हैं द्राक्ष, हिंदी में कहते हैं किशमिश और इंग्लिश में कहते हैं रेजिन्स, राइट। तो सवाल है कि 20 किलो अंगूर लिए, धूप में सुखा दिए, धूप में सूखते रहे, सूखते रहे, सूखते रहे, और जब उसमें पानी का मात्रा 20% होगा, हम बोलेंगे वो रेजिन में कन्वर्ट हो चुका है। तो 20 किलो से कितना रेजिन मिलने वाला है? ऑफकोर्स उसका वजन कम हो जाएगा, बिकॉज पानी हो जाएगा इवापोरेट। कितना मिलेगा? अच्छे अच्छे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इस वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर आपका आंसर पहले अटेम्प्ट में आता है सही, कमेंट कीजिए सर आई गॉट द आंसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट, एप्रिशिएबल। चलिए देखते हैं करना कैसे, वो समझते हैं। भाई ताज़े अंगूरों के अंदर 20% और 90% पानी है। तो भैया 20 किलो हमने अंगूर खरीदे, और 20 किलो अंगूर के अंदर हमें ये बोला हुआ है कि 90% जो है वो हमारा पानी है। तो 90% कितना हुआ? 18 किलो। और जो 10% होगा वो क्या होगा? हाँ, ये सवाल है कि वो क्या होगा। 90% पानी, 10% क्या? 10% होगा पल्प, मास, मैटर। तो पल्प कह लो या मास कह लो, जो कहना चाहे कह लो, ठीक है। मास भी बोल सकते हो, मैटर कह सकते हो। 10% हमारे पास मास है, यानी कि 10% 20 किलो का आता है 2 किलो। 2 किलो हमारे पास मास है। अब इमेजिन कीजिए जब आप इसको धूप में सुखाओगे तो क्या होगा? होगा ये कि इवापोरेट होगा। कौन इवापोरेट होगा? पानी इवापोरेट होगा, यानी कि मास कहीं नहीं जाने वाला, मास वहीं रहेगा, पानी की मात्रा नीचे जाएगी। और रेजिन कब बनता है? रेजिन तब बनता है जब पानी जो है उसमें वो 20% बच जाता है। तो 20% अगर पानी है तो फिर बचा हुआ 80% कौन है? भैया 80% पल्प है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर आपको क्लिक कर गया तो। देखो ध्यान से, तो ये 80% पल्प, तो पल्प तो कहीं से आएगा नहीं ना कहीं जाएगा, पानी कम ज़्यादा होगा। यानी अगर ये 2 किलो है तो इस बार भी ये मात्रा 2 किलो ही रहेगी, ये कहीं बढ़ने नहीं वाली, कम नहीं होने वाली, राइट। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कितना केजी बना है वो तो मुझे नहीं पता। अगर मान लें x, तो 20 का 10% जो आएगा वही x का 80% आना चाहिए। दोनों इक्वल आने चाहिए, क्योंकि पल्प की क्वांटिटी सेम रहने वाली है, पानी कम ज़्यादा होने वाला है। आई होप आपको मालूम पड़ा। मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन को इसको अब। तो ये आ जाएगा 20 kg का जो 10% होगा वो पल्प होगा। और अगर मान लेते हैं x kg रेजिन बना है तो रेजिन के अंदर 20% पानी है तो 80% पल्प है, और ये पल्प की क्वांटिटी दोनों की सेम रहने वाली है, तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको। 100 से 100 कट हो गया, 20 1 20 4 10 को डिवाइड किया 4 से तो आ जाता है 2.5 kg।
भैया 20 किलो अंगूर से 2.5 किलो रेजिन मिलेगा, ठीक है। 2.5 kg इज माई आंसर। दैट इज द कॉन्सेप्ट कि पल्प की क्वांटिटी हमेशा सेम रहने वाली है। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में भी था कि लॉस का नंबर सेम रहने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से, लॉस का नंबर सेम और यहाँ पे पल्प की क्वांटिटी सेम, देख सकते हो आप ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, कि पानी कम ज़्यादा होगा। अगर आपको समझ में आया, दैट मीन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अच्छी बात है, मतलब कैट क्वेश्चन की वैरायटी आप कर पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, क्वेश्चन करने का अप्रोच स्टार्ट नहीं मिलता है बच्चों को, करें कैसे जरिए, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिख रहा है ये, है ना। तो क्या करना है, पल्प की क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप दैट्स आपको ये समझ में आया। तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ परसेंटेजेस। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज कंपैरिजन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट विल बी बेस्ड ऑन अदर कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन कॉलेज एंड स्कूल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर so many friends. Please help me out. Right? Thank you.